Hello, my dear students. I am Dr. Yagyadeep Srimali. I welcome you to my channel Yagyadeep Commerce Classes. We make commerce easy. So I welcome you. आज हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे डियर। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आज यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के दो नाम होते हैं। सबसे पहला, इसका जो सबसे पहला नाम होता है बेटा उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। और इसका एक नाम और कह सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एंड सोर्सेज कर दो या सोर्सेज एंड एप्लीकेशन कर दो, एक्चुअली दिस इज वन एंड सेम थिंग ओनली। बेटा एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि हमारा फर्म ने साल भर जो पैसा कमाया है वो पैसा कहाँ जा रहा है, और सोर्सेज का मतलब होता है कि फर्म ने साल भर जो पैसा कमाया है वो कहाँ से कमाया है। यानी कि अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बोलूँ तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हर साल के एंड में ये बताता है कि फर्म के पास जो पैसा आया है वो किन सोर्सेज से आया है, कहाँ से आया है, और फर्म ने अपना जो पैसा स्पेंड किया है वो किन सोर्सेज पर किया है, कैसे स्पेंड किया है। तो दिस इज़ बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब हम अभी मैंने बोला आपको कि मैं अब पहले आपको फंड्स के बारे में बताऊंगा कि फंड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बड़ी नॉर्मल भाषा में बोलें तो फंड्स का बेसिक मतलब होता है कैश से, कि फर्म के पास कितना पैसा पड़ा है जिसको वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर सकती है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज फंड्स। लेकिन जब हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो फंड्स को हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसको नैरो सेंस में, ब्रॉडर सेंस में एंड मॉडर्न सेंस में कहते हैं, मॉडर्न सेंस। अब नैरो और ब्रॉडर का मतलब क्या होता है ये सुनो। नैरो का मतलब हो गया बच्चे जो पहले की, मतलब जब कंपनीज एक्ट बने, जब कई सारे एक्ट्स बने, जब स्टेटमेंट्स बने, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हुए, और उस टाइम पर हम फंड्स के बारे में जो भी बात करते थे उसको नैरो सेंस का फंड कहते थे। ब्रॉडर सेंस का मतलब इनमें फिर से कुछ स्पेसिफिकेशंस डाले गए और उसके बाद इनका सेंस ब्रॉड कर दिया गया। यानी कि अगर मैं कहूँ तो सिर्फ फंड्स ही नहीं, इनमें और तरह की चीज़ें भी जोड़ दी गई, और मॉडर्न सेंस में फ़ंड का मतलब बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नैरो सेंस में। नैरो सेंस में होता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब जो भी कैश होगा, कैश के बराबर समझा जाने वाली कोई भी चीज़ होगी, जैसे शेयर्स हो गए, आपके लिक्विडेशंस हो गए, ये सब चीज़ें होगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगी। तो नैरो सेंस में इसको हम फंड्स कहते थे। लेकिन जब हम ब्रॉडर सेंस की बात करते हैं तो ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, फंड्स कहते हैं। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे फंड्स कहलाते हैं। अब आइए मॉडर्न सेंस में। बच्चे ये जो मॉडर्न सेंस होता है ये बेसिकली फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जितना भी पैसा चाहिए होता है, फर्म को अपने डेली बेसिस के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसको मॉडर्न सेंस में हम लोग फंड्स कहते हैं। तो मॉडर्न सेंस में वर्किंग कैपिटल को फंड्स कहा जाता है। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसको दूसरा वर्किंग कैपिटल को हम कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ घटा देंगे तो
हमारे पास जो पैसा बचेगा वो हार्ड कैश पैसा बच जाता है। फर्म अपने डे टू डे रूटीन पर जो भी पैसा खर्च करती है वो इस तरीके से कर सकती है। इसको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। और इसके अंदर अब जो तीसरा इसका नाम होता है उसको नेट करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। अब देखो इसके अंदर एक बेसिक कंडीशन आती है, जैसा कि मैंने बोला नैरो सेंस में क्या था, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते थे। ब्रॉडर सेंस में सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, लेकिन मॉडर्न सेंस में फाइनेंस का नाम ही गायब कर दिया। इन्होंने बोला ऐसा कोई भी पैसा जो फर्म को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काम में आएगा वो फंड्स की डेफिनेशन में आएगा, यानी कि उसको फंड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तरह की चीज़ें होगी। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, सॉलिड कैश बच जाएगा। और नेट करंट एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होगा। अब बच्चे क्या होता है, ज़्यादातर फर्म्स के पास ये जो नेट करंट एसेट्स या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होती है, इसका जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि करंट एसेट्स ज़्यादा होगी, करंट लायबिलिटीज़ कम होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्म्स जिनके पास कैश नहीं हो पाता, जो लॉसेस मेकिंग फर्म हो जाती है, उनके करंट एसेट्स तो कम हो जाते हैं और करंट लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ये मिसमैच होने की वजह से फर्म के कैश में गड़बड़ हो जाती है। कैश में गड़बड़ मतलब फर्म को नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए और किस चीज़ का पैसा नहीं मिल पाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए करंट एसेट्स तो कम रहती है और करंट लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फर्म को पैसा कहाँ से जुगाड़ करेगी, फर्म हमेशा दूसरी जगहों से, दूसरी जगह मतलब लोन लेगी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन इस कंडीशन में फर्म परफेक्ट कंडीशन में होती है, उसको फर्म चलाने के लिए कभी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास एक्चुअली में पैसा होता है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंड्स। तो डियर, अभी हम लोगों ने फंड्स के 3 तरीके के मीनिंग्स देखे। अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फंड्स तो अपन ने देख ही लिए। नाउ द मीनिंग ऑफ फ्लो इज टू फ्लो, कि किधर की तरफ बह रहा है, यानी फंड्स किधर की तरफ जा रहे हैं, फंड्स किधर से आ रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी फॉर्म में, किसी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर ये देखने को मिल जाए कि पहले के मुकाबले में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में अब की बार आपके फंड्स की क्या हालत रही, आपके कैश रिसोर्सेज की क्या हालत रही, आपके एप्लीकेशंस एंड सोर्सेज की क्या हालत रही, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये देखिए मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्लो ऑफ फंड्स का बेसिक मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फंड्स। अभी हमने बात करी, फंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, ब्रॉडर सेंस में, नैरो सेंस में और मॉडर्न सेंस में। तो हमारा जो फ्लो ऑफ फंड्स हैं, जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो जो कैश बचता है वो कैश कहाँ जा रहा है, उसका फ्लो किधर की तरफ हो रहा है, इसको समझना फ्लो ऑफ फंड्स कहलाता है। अब फ्लो ऑफ फंड्स की बेसिक डेफिनेशन होती है, फ्लो ऑफ फंड इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट। जैसा कि तुमने देखा अभी मैंने बोला, तुमने सुना अभी मैंने स्टेटमेंट के बारे में बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, कि जब कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कंपैरेटिव डिग्री देखी जाती है, दैट इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल चेंजेस। बच्चे, फाइनेंशियल चेंजेस का मतलब होता है कि पहले के मुकाबले में तुम्हारे सोर्सेज बढ़े हैं या एप्लीकेशंस बढ़े हैं। देखो, अगर एप्लीकेशंस बढ़ते हैं तो फर्म के लिए, और सोर्सेज नहीं बढ़ रहे, if we think that sources are constant and only application of sources are increasing, that is very bad thing or worst thing for a firm। उनको पैसे की जुगाड़ कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि सोर्सेज बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ज़्यादा नहीं बढ़े, तो ये फर्म के लिए बहुत अच्छी बात होती है।
और अगर हम ये कहते हैं कि दोनों ही रेशोज़ में बढ़ रहे हैं तो ये फर्म के डेवलपमेंट को शो करता है। तो फाइनेंशियल चेंजेस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसा कि मैंने बोला था, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इस साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ कंपनी। जनवरी में अप्रैल में हमारी क्या हालत थी और मार्च में हमारी क्या हालत हुई, इसको हम क्या कहते हैं, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब अगर मैं बात कहूँ कि एक व्यक्ति को या एक फर्म को या इन्वेस्टर्स को फंड फ्लो स्टेटमेंट से किन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, यानी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों देखना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहला प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, वेयर वी आर इन्वेस्टिंग आवर प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट देखने के बाद मैं ये प्योरली बता सकता हूँ कि मेरे प्रॉफिट्स कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं। दूसरा आता है डिविडेंड्स क्यों नहीं बढ़े हैं। देखो पिछली कुछ क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था कि डिविडेंड्स देना एक फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फर्म प्रॉफिटेबिलिटी में है, डिविडेंड्स बांटेगी, गुडविल बढ़ेगी और डिविडेंड्स बांटने से इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। अगर फर्म प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, डिविडेंड्स नहीं बांट पा रही है, अगले साल उसको डिविडेंड बांटने पड़ेंगे। यानी सिंपल सी चीज़ है, डिविडेंड का, लिक्विडिटी का और प्रॉफिटेबिलिटी का और इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम फर्म प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड नहीं बांट रही है, प्रॉब्लम है। फर्म प्रॉफिट नहीं कमा पा रही इसलिए डिविडेंड नहीं बांट पा रही, प्रॉब्लम है। तो ये हमको किससे क्लियर हो सकता है, फंड फ्लो से क्लियर हो सकता है। तीसरा आता है बेटा नेट करंट एसेट्स कम क्यों हो रही है, यानी कि कैश कम क्यों हो रहा है फर्म में से, और वो भी तब जब हमारी इनकम कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हो रही है, और उसके बावजूद हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारी नेट करंट एसेट्स कम क्यों हो रही है। इसका बेसिक ऊपर वाली कंडीशन है, यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहाँ फंड्स की बात कर रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स, हमारे फंड्स कहाँ जा रहे हैं। और एक्सपेंशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मान लो एक फर्म को लगता है नई टेक्नोलॉजी लानी है, नई मशीन लगानी है, 10 लाख की मशीन लगानी है, तो वो फर्म 10 लाख की मशीन कहाँ लगाएगी, कैसे लगाएगी, लगा सकती है या नहीं लगा सकती है, इसका आंसर भी इसको कहाँ से मिलेगा, हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट से। यानी 50 लाख उसके सोर्सेज में कहाँ से आएंगे और 50 लाख उसके एप्लीकेशन में कहाँ, किस फर्म में जाएंगे, किस कंपनी से मशीन्स खरीदी जाएगी, ये बताया जाएगा। तो दीज आर नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप ये 4-5 क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि फर्म की वेल्थ कहाँ जा रही है, फर्म के फंड्स कहाँ जा रहे हैं, फर्म की प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों लॉसेस हो रहे हैं, फर्म्स डिविडेंड बांट पा रही है या नहीं बांट पा रही है, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज कैसे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप किसके थ्रू बता सकते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हो। तो डियर, अब चालू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या क्या पता लगता है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कई डिफरेंट पार्टीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहला फॉर मैनेजमेंट, तो हम पढ़ेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंस है। क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो पैसा उधार देंगे क्रेडिटर्स कहलाएंगे, जो फर्म में इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। फॉर रिसर्चर्स, यहाँ तक कि जो फर्म पर रिसर्च कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटीज़ बताते हैं, फर्म की स्टेबिलिटी बताते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है और गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहला हम बात करते हैं फॉर मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने पर, देखने पर। एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल पहले से कम हुई है या हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हुई है, ये हमें कैसे पता लगेगा, सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट से। बेटा, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो गई तो इसका मतलब डे टू डे खर्चे हम नहीं निकाल सकेंगे।
अगर हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। ज़्यादा लिक्विडिटी होना भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। इसका मतलब हो गया कि हम ज़्यादा उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन हमने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मनी जो हमारे पास पड़ा हुआ होता है, जिसका काम नहीं आ रहा था, यानी कि अ वेल्थ विदाउट यूज़ इज़ अ रॉटन वेल्थ, यानी कि वो हमें फ़ायदा नहीं दे रही। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने काम का पैसा रखेंगे और बाकी का पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो दैट इज़ हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सेकंड आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्लानिंग कैसे? सोर्सेज, आने वाले 2 महीने में 3 महीने में इतना पैसा आएगा, आने वाले 2-3 महीने में इतना पैसा खर्च होगा एप्लीकेशन, तो बाकी का जो पैसा बचेगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, डिविडेंड्स देने हैं, या एम्प्लॉय वेलफेयर जनरेशन करना है, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ानी है, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, पर्क्स देने हैं, क्या करना है, ये मैनेजमेंट प्लान करता है। तीसरा आता है बेटा एनालिसिस ऑफ अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग कहाँ से होगी, फर्म की अर्निंग के नए सोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे, फर्म को कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है या नहीं करना है। अगर प्रोजेक्ट चालू करना है, अर्निंग्स बढ़ानी है, तो इन्वेस्टमेंट्स चाहिएंगे, और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा कहाँ से आएंगे? कैपिटल से आएंगे। फिर डिविडेंड पॉलिसीज़, कितना डिविडेंड बांटना है, कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं। मैक्सिमाइज डिविडेंड्स विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स विल मैक्सिमाइज शेयर कैपिटल, यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा तभी होगा जब डिविडेंड्स मैक्सिमाइज होंगे। अगर एक फर्म का इंटेंशन प्योर है कि हमारे साथ साथ इन्वेस्टर्स भी कमाए, तब तो वो डिविडेंड्स अच्छा देती है, और फ्यूचर में क्या फ़ायदा मिलता है? इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर फर्म का इंटेंशन प्योर नहीं है, तो डिविडेंड्स प्रॉपर नहीं दिए जाएंगे, क्रेडिटर्स अपना पैसा बाद में खींचने लग जाते हैं, यानी अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस लेने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है डिविडेंड नहीं मिला, शेयर्स के दाम नहीं बढ़ेंगे, कंपनी की गुडविल स्टेक पे आ जाती है। तो कितना डिविडेंड देना है कि फर्म की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा खुली रहे, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा आता है रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन केस मान लो वर्किंग कैपिटल कम है, पहले से कम हो गई, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल कम हो गई? उन रीजंस को पता लगाना, उन रीजंस पर कंट्रोल करना, जिससे फ्यूचर में और वर्किंग कैपिटल कम नहीं हो। फिर आता है बेटा कंपैरेटिव स्टडी। फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और P&L, तीनों में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। अब वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं तुम्हें आगे पूरे डिफरेंसेस लिखाऊंगा, पूरे डिफरेंसेस समझाऊंगा। तो अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये कंपैरेटिव स्टडी में मदद करता है, मैनेजमेंट कंपैरेटिव स्टडी करता है तीनों के बीच में। किन किन के बीच में? फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में, बैलेंस शीट के बीच में और P&L के बीच में। अब बेटा इसके बाद में पहला, अब दूसरा आता है फॉर शेयर होल्डर्स। अब मैनेजमेंट ने तो अपना देख लिया कि फंड से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अब शेयर होल्डर्स देखते हैं कि एक फंड फ्लो स्टेटमेंट से शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म देखने को मिलता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमज़ोर होगा, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कम करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल ही बेकार रहा, ये कैसे पता लगेगा? साल के अंत में जो प्रॉफिट्स होंगे, अगर वो बहुत ही कम हुए, जबकि फर्म के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी काम करने की लेकिन वो कर नहीं पाए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म पता लगेगा। शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर बेकार रहा, अपना इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे। दे आर सेफ विथ ऑर्गेनाइजेशन। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया रहता है, डिविडेंड्स अच्छे मिलते हैं, दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं शेयर्स के, कंपनी की वर्किंग अच्छी होती जा रही है, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये सब नहीं हो पाता, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। डिविडेंड्स आर पेड। इसका मतलब होता है बेटा डिविडेंड्स, अभी अभी मैंने बताया कितना पे होगा, कैसे पे होगा,
कहाँ कहाँ मतलब किस किस समय पर पेड होगा, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड होगा या ईयर टू ईयर डिविडेंड दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी की प्रॉफिट्स पर। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग, ये देखो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है तो क्या होगा, रेट्स इंक्रीज होगी, शेयर रेट्स इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड पर चल रहा है तो फिर शेयर की रेट्स अलग अलग होती हैं, यानी कि इनमें रेट्स भी कम और ज़्यादा होंगी। सम ऑफ टाइम से देखा जाता है कि कंपनी जब खुली थी तब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वर्किंग इफेक्ट होने की वजह से ये डिक्रीजिंग मोड में आ गई। तो शेयर होल्डर्स इस तरीके से देखते हैं, मैनेजमेंट इस तरीके से देखता है। अब हमारा जो तीसरा है फॉर क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे। तो बेटा अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद होता है, जो हमने पहले बात कर ली है बेसिकली। तो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पता लगा लेते हैं क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स से, तो उनको ये पता लग जाता है कि फर्म को कितनी और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना और देना है। अगर फर्म लोन ज़्यादा लेती है, प्रॉफिट कम कमाती है, इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर फर्म लोन कम लेती है, प्रॉफिट ज़्यादा देती है, वर्किंग बढ़िया है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट करने का जो क्राइटेरिया होगा वो क्रेडिटर्स के थ्रू भी डिसाइड हो सकता है। कितने क्रेडिटर्स थे, कितने रह गए, आगे फ्यूचर में कितने रहेंगे, इस पर इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है। और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म्स पता लगाते हैं, यानी कि अगर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म्स अच्छी रहेगी, लोन ज़्यादा लेने के बावजूद भी फर्म अच्छा काम करेगी, शेयर्स बढ़ेंगे। जैसे अडानी ग्रुप की बात करें तो बहुत ज़्यादा छोटी सी कंपनी थी, बहुत ज़्यादा लोन ले लिए, लेकिन वर्किंग अच्छी दे रही है, बहुत बढ़िया, आज वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आ गया है। सो ही इज़ एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस ऑन लोन। तो फिर भी लोग लोन देने के लिए तैयार हैं उसको, शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सारा का सारा किस पर टिका हुआ है, वर्किंग ऑफ कंपनी पर। अब नेक्स्ट आता है बेटा फॉर रिसर्चर्स। फॉर रिसर्चर्स के अंदर क्या हो गया, जैसा कि मैंने बोला था, ये क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी ऑफ डाटा एनालिसिस करते हैं, यानी इन डेप्थ स्टडी ऑफ डाटा। अब डाटा स्टडी से रिसर्चर्स को क्या फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्री की दूसरी फर्म से, और जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस के बाद हम पूरी की पूरी मैक्रो एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट कर सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। वो कब पता लगा सकते हैं, जब हम हर एक फर्म का, यानी जब तक माइक्रो एनालिसिस नहीं होगा आप मैक्रो कंक्लूजन नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा, गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हो रही है तो गवर्नमेंट उसे और प्रमोट करने के लिए क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को अगर ये पता लग जाए कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो उस डिप्रेशन को वापस बूम में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी सब्सिडीज़ दे सकती है। तो गवर्नमेंट को अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस करने में मदद मिलती है, इसीलिए इसको फॉर गवर्नमेंट यूज़फुल कहते हैं। यानी कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ये सिर्फ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर रिसर्चर्स एंड फॉर गवर्नमेंट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों अब लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो लिमिटेशंस इसके 3 तरह के होते हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है ये उन सीमाओं से बाहर जाकर के क्या काम नहीं कर पाता है, या ये कहाँ तक कंस्ट्रेंट रहता है कि इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। सबसे पहला पास्ट एनालिसिस। एक्चुअली में क्या होता है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ये हिस्टोरिक इन नेचर होता है। हिस्टोरिक इन नेचर का मतलब ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, यानी कि पहले जो हमने
खर्चे कर दिए, पहले जो हमारे पास पैसा आया ये उससे रिलेटेड होगा, इसलिए इसको पास्ट एनालिसिस कहते हैं। ये हिस्टोरिक इन नेचर होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन होती है कि ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद बनता है, यानी सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद जा कर के हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला ये हिस्टोरिक इन नेचर है। देखो सबसे पहला हिस्टोरिक इन नेचर होता है। हिस्टोरिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना यहाँ पर। इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट मतलब पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देता है। प्रिपेयर्ड आफ्टर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं। मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन, बच्चे मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन का मतलब कैसे होता है कि अगर मान लो कि जेब में 20 रुपये हैं क्या, वो बच्चा कहता है सर मेरे पास 20 रुपये नहीं है, तो मैंने इसको बोला ये तो बेहद गरीब बच्चा है, क्या ये सही है? हो सकता है कभी किसी बच्चे के जेब में 20 रुपये हो सकता है कल उसी बच्चे के जेब में 2000 रुपये थे, आज वो वॉलेट ही घर भूल गया, इसलिए उसके पास में 20 रुपये भी नहीं है। तो अगर मैं एक इंफॉर्मेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट कंक्लूजन बना लेता हूँ कि ये ऐसा होगा, यानी वर्किंग कैपिटल कम हो गई, इसका मतलब फर्म ने काम अच्छे से नहीं किया, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्ट बेकार हो गया, ये गलत है। ओवरऑल देखा जाएगा कि पूरे ईयर में क्या रहा। तो इसी वजह से अगर हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बेस पर किसी भी फर्म को ये बोल देते हैं कि फर्म प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, फर्म के मिसलीडिंग कंसेप्ट्स हैं या फर्म फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तीसरा होता है अनेबल टू प्रोवाइड आइटम वाइज एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों का कंपैरिजन करके बताती है आपके पास कितना पैसा है। जैसा हमने प्रीवियस टाइम पे पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती है, तो जो पैसा बचेगा वो क्या होगा? करंट वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। अब आइटम वाइज यानी कि मान लो कैश है, अब डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात करते हैं, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स हर एक इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं देता, ये सारे जितने भी तुम्हारे करंट एसेट्स हैं उनको लेगा और जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको लेकर के जो ओवरऑल जो पैसा बचेगा वो करंट एसेट्स के अंदर माना जाएगा। तो ये इसके 3 बेसिक लिमिटेशंस होते हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और P&L तीनों में डिफरेंस होता है। बच्चे फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स पढ़े जाते हैं, जो हमने अभी बताया। सोर्सेज मतलब कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस मतलब कहाँ फंड जा रहे हैं। जबकि बैलेंस शीट के अंदर हम ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म और अ कंपनी बताते हैं कि वो फर्म या कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, पहले के कंपैरिजन में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में अब उस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनाई या नहीं बनाई। सेकंड आता है बेटा 2 साल की बैलेंस शीट के डाटा से मिलकर बनता है। जैसे मान लो तुम्हें 2019 का और 2020 का डाटा दिया हुआ है, तब तुम इसके अंदर नेट वर्किंग कैपिटल निकालोगे और पता लगाओगे कि 2019 और 20 में हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुई है या करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। जबकि बैलेंस शीट जो होती है वो उसी साल के फाइनेंशियल डाटा से बनती है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ईयर डाटा। अगर 2019 का डाटा है तो हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी वो 2019 की लगेगी। अगर 2020 का डाटा है तो हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी वो 2020 की लगेगी। तीसरा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज्ड बाय इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजर। एक्चुअली में अभी हमने ये देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि कितने पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब बेटा इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब क्या हो गया
कि ये फर्म के लिए बताता है कि ये कौन से एप्लीकेशंस में पैसा खर्च हो रहा है और सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। जबकि बैलेंस शीट कभी भी इंटरनली यूज़ नहीं होती है, ये हमेशा किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर क्रेडिटर्स। मतलब जो भी व्यक्ति फर्म से जुड़ा हुआ है और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड होगा, स्टेक होल्डर होगा, इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बैलेंस शीट बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अब बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट में फोर्थ आता है नॉट कंपलसरी टू मेक। फंड फ्लो स्टेटमेंट इंटरनल असेसमेंट के लिए बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई कंपल्जन नहीं है कि फर्म को बनाना ही पड़ेगा, जबकि बैलेंस शीट के अंदर ये एक कंपल्जन होता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो बस ये चार बेसिक कंपैरिजंस होते हैं। बेटा अब अपन बात कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड P&L स्टेटमेंट के लिए, P&L प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है इनमें कोई चेंज नहीं है। अगर तुम बैलेंस शीट के डिफरेंसेस याद कर लोगे तो P&L के डिफरेंसेस भी वही सेम रहते हैं। देखो कैसे, पहला था सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दूसरा इसी के P&L में आता है प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। 2 साल की बैलेंस शीट के डाटा से मिलकर बनता है, यानी कि अभी बताया था 2019-20। 1 साल के डाटा से बनता है, 2019 का P&L तो 2019 का डाटा, 2020 का P&L तो 2020 का डाटा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज्ड बाय इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि ये इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजर से के लिए यूज़ होता है, जबकि P&L हमेशा एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए यूज़ होता है। P&L फंड फ्लो स्टेटमेंट नॉट कंपलसरी टू मेक, कोई कंपल्जन नहीं है कि बनाना ज़रूरी है, लेकिन P&L के लिए इट इज़ कंपलसरी टू मेक। फंड फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट हेल्प इन मेकिंग, ये वाला पॉइंट ज़रूर डिफरेंट है बेटा, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो P&L बनाने में हेल्प नहीं करता, लेकिन P&L जो होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में मदद करता है। तो आई होप ये सारे डिफरेंसेस तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सब बच्चों को। सो प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, सो दैट ये एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे छोटे और 1 नंबर और 5 नंबर में ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी, फॉर स्टडिंग विथ मी, एंड please don't forget to like, subscribe and share my channel. I thank you very much. Comment if you have any query. I will solve it. Thank you very much.